लैटिन स्क्रिप्ट में। ये ABCD जो होता है इसे हम लैटिन स्क्रिप्ट कहते हैं, क्योंकि जर्मन Liquid finished? No worries. Refill, reload, reuse and wash 3 times more dishes with Lemon Max Liquid. आए बनाए लड़कियों के लिए और क्रिकेट रोल मॉडल्स। कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। डाउनलोड करके रखनी चाहिए वीडियोस। फ्रेंच जैसी भाषाएं भी लैटिन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। ABCD करके लिखा जाता है जर्मन फ्रेंच को भी। तो बोलने की भाषा अलग है, लिखने की स्क्रिप्ट अलग चीज है। अक्सर दोनों के बीच में पेयर बना रहता है यहाँ पर। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हो हिंदी भाषा को लैटिन स्क्रिप्ट में लिखना? कोई इतना इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के दिन हर कोई करता है। क्या कर रहे हो? अगर हम इस हिंदी फ्रेज को इंग्लिश की लैटिन स्क्रिप्ट में लिखेंगे तो क्या को हम KYA करके लिखेंगे। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम हिंदी भाषा को लैटिन स्क्रिप्ट में लिखने लग रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज वही है। तो हिस्टोरियंस का मानना है कि सेम चीज एक्चुअली में मेसोपोटामियंस ने करी इंडस स्क्रिप्ट को लेकर। उन्होंने अपनी भाषा इंडस स्क्रिप्ट में लिखी, तभी कुछ ऐसे पैटर्न्स देखने को मिले जो इंडस स्क्रिप्ट में नहीं दिखते। अगर आप हिंदी फ्रेज आराम कर रहा हूं को लैटिन स्क्रिप्ट में लिखना चाहोगे तो आराम शब्द को आप 2 A लगाकर लिखोगे, AARAM। तो शुरू में आपने 2 A के लेटर्स लगा दिए, लेकिन इंग्लिश में कभी ऐसा होता नहीं है। इंग्लिश में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो 2 डबल A से शुरू होता हो। समझ रहे हो ना? इसका मतलब ये हुआ कि हमने पैटर्न चेंज कर दिया है लिखित भाषा का। अच्छा, लैंग्वेज से हटकर अगर इंडस वैली के शहरों की बात करें तो वहां पर भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखता है। जितने भी शहर पाए गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उन सब में सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा है। हर शहर के 2 बड़े हिस्से हैं। पहला है एक लोअर माउंट जो बनाया गया है, जिसके बाद चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल है, और दूसरा है इस एरिया के अंदर बना हुआ एक किला जो थोड़ा ऊपर उठकर बना है, हायर माउंट पर। ये किला यूजुअली वेस्ट साइड पर होता था हर शहर के। इसकी अपनी दीवारें थी और नीचे वाले एरिया की अपनी दीवारें थी। इस किले में सारी इंपॉर्टेंट पब्लिक स्पेसेस होती थी शहर की, जैसे कि मार्केट प्लेस हो गया, वर्कशॉप्स हो गए, या फिर किसी से मिलना हो यहाँ पर होता था। और जो 2 लेयर थी दीवारों की, दीवारें लगाने के पीछे पर्पस था वाइल्ड एनिमल्स को दूर रखना, और इसके अलावा फ्लड्स होने से बचाना। अगर नदी का पानी ज्यादा हो जाए तो शहर में फ्लड्स ना आए, क्योंकि उस समय इंसानों से कोई इतना बड़ा खतरा था नहीं, इतने इंसान ही नहीं थे दुनिया में उस टाइम पर। तो माना जाता है कि इस सिविलाइजेशन के कोई नेचुरल एनिमीज नहीं थे, तो चांसेस यही है कि कभी कोई इन्वेजन नहीं हुआ कहीं और से। इस शहर के स्ट्रक्चर को मोहेंजोदारो फिल्म में काफी अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करी गई है। जो ऋतिक रोशन की फिल्म आई थी इस पर, मुझे लगता है काफी अच्छे तरीके से, हिस्टोरिकली एक्यूरेट तरीके से उन्होंने एक शहर को बना रखा है। वैसे मोहेंजोदारो शहर काफी अच्छे से नहीं है, मैंने कहा वैसे वो ये गलत बात में जो सबसे आइकॉनिक अट्रैक्शन पाई गई है वो है द ग्रेट बाथ। एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल होता था, मल्टी स्टोरीड बाथ थी। 900 स्क्वायर फीट की, 2.4 मीटर्स डीप थी। इसे जली हुई ईंटों से बनाया गया था और वाटरप्रूफ किया गया था। 2 तरफ से है ना ये इस तरह, तो एक साइज एक तरफ पर ज्यादा गहरा है, दूसरी तरफ पर कम गहरा है। इसका मतलब क्या है? जो छोटे हैं या छोटे बच्चे हैं वो उस तरफ जाएं, और जो बड़े हैं वो इस तरफ जाएं, या जो तैरना जानते हैं वो इस तरफ जाएं। नेचुरल तार का इस्तेमाल कर इसमें एक ड्रेनेज होल भी पाया गया और साथ में एक कुआं भी पाया गया, जिससे ये पता चलता है कि हमेशा इस स्विमिंग पूल में फ्रेश वाटर इस्तेमाल किया जाता था। और क्योंकि बाकी शहरों में देखा गया है कि साफ सफाई कितनी होती थी, ड्रेनेज सिस्टम्स कितने अच्छे होते थे, इसलिए माना जाता है कि मोहेंजो-दारो शायद से इंडस वैली सिविलाइजेशन का कैपिटल शहर था। एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन मोहेंजोदारो मतलब एक जनरल जो अभी तक हिस्टोरियन जिस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो इसके 400 सिटीज थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उसमें जो कैपिटल सिटी था वो मोहेंजोदारो था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में अभी तक कोई भी बड़ा मंदिर, मस्जिद या कोई भी रिलीजियस साइट नहीं पाई गई, ना ही कोई बड़ा महल मिला या कोई रॉयल टूम मिला। इसका मतलब है अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि सिविलाइजेशन में कोई मोनार्क हुआ करता था, कोई प्रीस्ट हुआ करता था, पंडित, पुजारी, कोई आर्मी, कोई वॉरफेयर, कोई इस चीज का एविडेंस नहीं। और ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है हिस्टोरियंस के लिए, क्योंकि बाकी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस में रिलीजन बहुत ही कॉमन चीज थी। ऐसा लगता है मानो हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोग बड़े एडवांस थे, खुशी से पीसफुली रहते थे बिना किसी बड़ी सोशल हायरार्की के। लेकिन ये चीज एक्चुअली में चर्चा का विषय है, हिस्टोरियंस एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं। और अब आते हैं हम एक और सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्चुअली में खत्म कैसे हुई। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि 1900 BC और 1300 BC के बीच में अचानक से रैपिड डिक्लाइन देखने को मिला इस सिविलाइजेशन में।
इस समय के बाद से शहरों की प्लानिंग बिल्कुल खत्म हो गई। सड़कों पर सीवर्स और ड्रेनेज को मेंटेन नहीं किया जा रहा। वो जो ग्रेट बात था उसमें कूड़ा भरने लग चुका था। मेसोपोटामिया से ट्रेड लिंक्स टूट चुके थे। 1800 बीसी तक ज्यादातर शहरों को खाली कर दिया गया था। लोग ना तो सेम राइटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, ना ही स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और बिल्डिंग रेशियोज का। कोई नहीं जानता कि एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या था। कुछ थ्योरीज बताई जाती हैं, लेकिन जैसे कि एक थ्योरी है कि जिस नदी के आधार पर ये सिविलाइजेशन टिकी हुई थी वो नदी सूखने लग गई। कहा जाता है कि ये नदी सरस्वती नदी हो सकती है। इस थ्योरी के अनुसार कई रीजंस हो सकते हैं कि नदी क्यों सूखी। एक टेक्टोनिक प्लेट्स में शिफ्ट आया होगा, टाइम के साथ साथ वैसे ही नदी ने अपना कोर्स बदल लिया होगा, ये भी होता है। अगर ये थ्योरी सच है तो अज्यूम किया जाता है कि इंडस वैली के लोग ईस्ट की तरफ चले गए और गंगा नदी के पास आकर बस गए। दूसरी थ्योरी है डिफॉरेस्टेशन की। यहाँ रहने वाले लोगों ने इतना पेड़ों को काटा, इतना जंगल को खत्म कर दिया अपनी ईंटें बनाने के लिए और अपनी गाय भैंसों को चारा खिलाने के लिए घास खत्म कर दी कि यहाँ से ग्रीनरी खत्म हो गई, जिसकी वजह से ये एरिया अनइनहैबिटेबल बन गया। तीसरी थ्योरी कहती है कि कोई भयानक बीमारी आई हो सकती है जिसने पॉपुलेशन को पूरी तरीके से वाइप आउट करके रख दिया, जैसे कि मलेरिया या कोलेरा। और ऐसी चीज होना एक्चुअली में काफी आम बात है। जैसा मैंने रेड प्लेग वाले वीडियो में आपको बताया था, जब रेड प्लेग आया था तो हजारों सालों के बीच में पूरी की पूरी सिविलाइजेशंस खत्म हो जाती थी उसकी वजह से। ऐसी बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं जिन्होंने 70-80% पॉपुलेशन को खत्म करके रख दिया। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप ठीक है, थैंक यू सो मच। इसको थैंक यू कह रहा हूँ वैसे। अच्छा, और ये आपको समझ आया? असल में थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस हो जाती है इसको प्ले करने में, लेकिन वीडियो में ये होता है कि बहुत सारी फैक्ट्स फिगर और बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं। और मुझे जो सबसे ज़्यादा सूटेबल लगती है कि ये हमारे कम वक्त में बहुत सारी चीज़ें कवर कर रही है, तो मैं उसको मेंशन करता हूँ। दूसरी ये बात कि ये भी बड़ा मसला होता है, वीडियोस तो बहुत सारी हैं, हमें ये पता चले कि सही कौन बता रहा है, गलत कौन बता रहा है। तो टीचर जो है ना, उसका ये एक बड़ा वो होता है कि वो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखे। तो अभी आपको क्लियर हुआ मोहनजोदड़ो और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ, आप कुछ उसके बारे में अब बात कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं। उसके डेक्लाइन के जो असबाब हैं उसमें से एक रीज़न ये भी है जो इन्होंने डिस्कस नहीं किया, वो ये कि आर्यंस यहाँ आए थे जो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके यहाँ आए। यहाँ के लोगों को ड्राविडियन कहा जाता था और उनकी जो लैंग्वेज थी वो ड्राविडियन लैंग्वेज थी। और वो आर्यंस जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे माइग्रेशन करके, क्योंकि वो खाना बदोश थे। खाना बदोश आप समझते हैं ना, यानी एक जगह पर जो स्टे ना करते हों। तो इस वजह से उन्होंने यहाँ के लोगों से फाइट किया और वो ज़्यादा वॉरियर्स भी थे, कौन आर्यंस। तो उन्होंने जो है इनको डिस्ट्रॉय किया। ज़्यादातर थ्योरी एक्सेप्ट जो होती है वो ये है कि आर्यंस ने इनको तबाह किया, क्योंकि उनका भी एक रूट मिलता है 1800 BC में कि वो वहाँ से आए और इनको उन्होंने जो वो डिक्लाइन का एक सबब इनका बना। और इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक सिविलाइजेशन है। जो लेटेस्ट पुरानी में से 4 हैं, उनमें से जो लेटेस्ट है वो चाइनीज़ है, बाकी तीनों पुरानी। और तीनों का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन भी रहा है। स्क्रिप्ट का भी उन्होंने आपको तफसील के साथ बताया। कोई सवाल आप इस लिहाज से पूछना चाहते हो, कोई बात आप पूछना चाहते हो? रेड फ्लैग अलग है, वो एक डिजीज थी जिसमें उन्होंने डिस्कस किया है कि हमारे पास कितने बजे तक हम क्लास लेंगे? 7 बजे तक ना। तो अभी हमारे पास टाइम है, मैं समझ रहा था 6:30 बजे तक है। चले मैं कर देता हूँ। वो अलग डिजीज थी, यानी एक खतरा बता रहा है कि जैसे अभी ये बात सच हो भी सकती है इस सेंस में। मसलन देखें, आज 21वीं सदी में जहाँ हम इतने मॉडर्न हो चुके थे, कोरोना वायरस ने लोगों को कितना डिस्टर्ब किया, कितनी हद तक लोग डिस्टर्ब हुए। आप और हम खुद उसकी मतलब मिसाल है, हमने अपनी आंखों से चीज़ें देखी। और इस तरह इस 21वीं सदी में इतना कुछ होते हुए, टेक्नोलॉजी होते हुए, हर चीज़ का इस्तेमाल जानते हुए, फिर दूसरी तरफ कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी और मेडिसिन में जिद्दत हर चीज़ में, लेकिन उसके बावजूद एक पेंडेमिक हो गया। पेंडेमिक वो होता है जो ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, ज़्यादा लोगों की डेथ का सबब बन जाता है। ऐसी बीमारी, ऐसी डिजीज़ जो ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा मिकदार में लोगों की डेथ का सबब बन जाए तो उसको हम पेंडेमिक कहते हैं। और नतीजा ये हुआ कि पेंडेमिक की वजह से भी एक रीज़न बनता है। तो इसी तरह उस वक्त भी मुख्तलिफ डिजीज़ पाई जा सकती हैं। ठीक है, इसको आगे करें। ये तो बेसिकली जो आगे करें, इसको नेक्स्ट करें।
अच्छा, मेरे ख्याल में अब इंडस वैली पे हम बात नहीं करें, अभी हमारे पास आधा घंटा 40 मिनट है, तो हम उस पे थोड़ा सा उसको ब्रिटिश के कॉलोनियल को देख लें। सही है, नेक्स्ट आप दूसरी स्लाइड में जाएं। हाँ, इसको प्ले करें, खोले। नेक्स्ट नीचे हैं, कंटेंट्स में नीचे हैं। प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, पिछली स्लाइड देखें। प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। कॉलोनी किसे हम कहते हैं, कॉलोनाइजेशन हम किसे कहते हैं, कॉलोनी। हाँ, ठीक है। और किसी के कंट्रोल में हम हो, हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, हम पर टैक्सेस, सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा हो, हम कंट्रोल्ड रहे उनके, और किसी भी पावर के बुनियाद पर वो हमें जो है कंट्रोल में रखें, तो हम उनकी कॉलोनी बन गए। तो इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम 1857 टू 1947, इसके दरमियान 90 ईयर्स। उससे पहले भी था, लेकिन मुकम्मल तौर पर हम बता रहे हैं कि अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश जो है वो क्वीन। तो वो किस तरह उन्होंने इस पर कंट्रोल किया, किस तरह वो फैलाया उन्होंने, और आहिस्ता आहिस्ता वो कैसे आए, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। आगे चले। 1757 इसलिए यहाँ मेंशन है क्योंकि इट वाज बेसिकली बैटल ऑफ प्लासी। जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में, उससे उन्होंने समझ लिया कि शुरू कर लिया था, यानी बंगाल पर उन्होंने टैक्सेस लगा लिए, बंगाल पर काबू कर लिया। 1757 टू 1857, 100 साल मुकम्मल ब्रिटिश को लगा पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करने में, पूरे हिंदुस्तान को मुकम्मल तौर कंट्रोल करने में। फ्रॉम 1757 टू 1857 100 ईयर्स लगे, और 1857 से फिर 1947 तक उनका रूल रहा। समझ लें कि 1857 के बाद हमें उनको निकालने में फिर 90 ईयर्स लग गए, 1947 तक। आगे चलें। कॉलोनाइजेशन क्या है, बेसिकली उसकी पॉलिसी क्या है, किस तरह जो है वो फैलाया जाता है, कंट्रोल किया जाता है किसी भी बुनियाद पर, और उनको उनकी एक्सप्लॉयटेशन की जाती है, इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन की जाती है कि भाई जो भी उनके रिसोर्सेज हैं आप उनके लूट मार कर लें, आप उनके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, आप उनकी एक्सप्लॉयटेशन करें। उनके राइट्स की कोई बात नहीं है, एक स्लेव वाला कॉन्सेप्ट है कि आप उन्हें स्लेव बना के रख रहे हैं और जो भी उनके राइट्स हैं वो आप खा रहे हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड कॉलोनलाइजेशन, और हमारे पास ये कॉलोनी रही। बेसिकली क्या है, ये सिर्फ कॉलोनी पाकिस्तान या इंडिया जो है वो ब्रिटिश की नहीं रहा, और कॉलोनाइजेशन सिर्फ ब्रिटिश की नहीं रही बल्कि दूसरे ममालिक की भी रही। मसलन रशिया के कंट्रोल रहे, फ्रांस के रहे, जर्मन्स के रहे, अलग अलग जगहों पर, दुनिया के अलग अलग ममालिक में। और इस तरह बरतानिया के अंडर में सिर्फ इंडिया नहीं रहा, और इलाके भी रहे डिफरेंट। तो इन सब ने अलग अलग वक्त पर, अलग अलग विद द पैसेज ऑफ टाइम, इन सब ने उनसे आज़ादी ली। आगे चलें, नेक्स्ट करें। इसमें भी एक वीडियो है, मैं आपको दिखाऊं जल्दी, ये वाली, इसको चलाएं जल्दी। आपने नेट ये रख लेंगे, ये नेट कनेक्ट करें। इन्होंने एक एक इवेंट को ना इसमें तरतीब से डिस्कस किया कि कौन से साल में किस तरह इवेंट जो है वो पेश आया और किस तरह कंट्रोल किया उन्होंने। हमारे पास कितना अभी 20 मिनट 30 मिनट है, कितना 15 10 20। हाँ, नहीं ये छोटी वीडियो है। आप कनेक्टेड है। इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ, क्या नाम है उनका, इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ।
यहाँ पर रखे ना करीब। ये मेरे ख्याल में डिस्कनेक्टेड हो गई है। यहाँ वीडियोस देखना कोई कराकोरम माउंटेन्स को क्रॉस करने के अलावा कोई आसान नहीं है। K2 इतनी मुश्किलात अली सदपारा भी नहीं देखते होंगे। अली सदपारा का सुना है आपने? तो K2 में इंतकाल कर गए, नहीं चल रहा अभी। ये थोड़ा फिर मैं आपको यहाँ बताऊँ, स्लाइड्स में इवेंट्स डिस्कस करूँ, देख लें एक दफ़ा अगर चल रहा है तो। चलो Det føles bare ikke riktig. Stopp smerten i den betente halsen med Strefen. Den behandler betennelsen og gir langvarig målrettet lindring med Strefen munnspray i opptil 6 timer. Strefen, nyt hvert øyeblikk. कुकिंग में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं, पर एक्सपर्ट पापा को इम्प्रेस करना हो तो वही अंदाज अपनाना पड़ता है, वही सीक्रेट्स भी। शैंग्रीला चिली सॉस, सीक्रेट वो जो ये अगली दफा मैं आपको लिंक्स भेजूँ ना, जो उसको डाउनलोड करके यूएसबी में लेके आए। क्या कहते हैं? This video was made possible by Squarespace. Whether you need a domain, online store, or website, make it with थोड़ी आवाज इसको बढ़ाएं। Naturalist movements, the effects to which are still felt to this day. But we're not going to be delving into too much detail about the consequences of British rule. Rather, our goal is to evaluate what actions taken by the British and Indians alike paved the way for British rule in the first place. In order to understand how the British were able to take control of India, we need to go back to New Year's Eve on 1600, well into the reign of Elizabeth I. It was her signature on a royal charter granted to a group of adventure merchants, later known as the East India Company, that would change the destinies of two nations forever.
However, at the time, the company's leaders were not yet interested in trading directly with the reigning Indian power of the time. Instead, they focused on competing with the Dutch, French, and Portuguese in the East Initially, Indies. these But over nations time, were the present East there. India Company, after being driven out of the East Indies, shifted its focus onto the Indian subcontinent. In 1640, a company representative succeeded in securing a grant of land in southern India, a pivotal moment, as it marked the first time that Indian land was owned directly by the English. It was on this land that they constructed Fort St. George. The settlement that grew around this region became the thriving city of Madras, now known as Chennai, and home to over 7 million people. As more and more company-owned forts and settlements sprang up all over the Indian subcontinent, the English became a leading exporter of spices, which, in the words of Brian Gardner, author of the East India Company, had a considerable place in life. Men were prepared to die in search of them, and many did. No gift was more acceptable, and to be well supplied was a mark of status. Wealth could be measured in spices. The French, Danish, and Dutch all became similarly active in Indian affairs from the 17th century onwards, with the Portuguese already established in the region. Joining me now is our good friend History with Hilbert, who will be providing us with some background information on the Mughal Empire. As the 18th century commenced, the Europeans became increasingly involved in Indian affairs. They could afford to, because the Mughal Empire, which once ruled over not just the majority of India, but also parts सब of मुगल modern एम्पायर थी और इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सूरत, बम्बई, मद्रास, साउथ से कॉन्कर करना शुरू किया नॉर्थ की तरफ. Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh was on the decline in the wake of very costly wars of conquest. The Mughals suffered from repeated invasions by Persians, Afghans, and other Indians. In 1739, the Mughal capital, Delhi, was sacked by the Persian ruler Nader Shah, following the decisive Battle of Kurna, and in 1748, Nader Shah's protege, the Afghan Ahmed Shah Durrani, also led his armies into Mughal territory, beginning his own invasion. Due to these factors, by the middle of the 18th century, नादिर शाह ने अफगानी थे, उन्होंने हिंदुस्तान पर अटैक किया 1739 में, और उसके बाद शाह वलीउल्लाह के कहने पर अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया 1761 में, 1761 में. तो दोनों अफगानी थे. मुग़ल सल्तनत पहले ही कमज़ोर थी, उसके पास ज़्यादा जो है वो पावर नहीं था, क्योंकि 1707 में औरंगज़ेब इंतकाल कर चुके थे. कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी फैल चुकी थी. तो इनके हमलों के बाद जो कुछ बचा था वो ये इन हमलों में लेके चले गए. और तो और उन्होंने वो जो पीकॉक थ्रोन था, एक जहांगीर के लिए बनवाया गया था पीकॉक थ्रोन, असल में जो उनकी चेयर थी दैट वाज लाइक पीकॉक थ्रोन. नेक्स्ट क्लास में आप मुझे याद लेके मैं दिखा दूंगा आपको उसकी तस्वीर. वो असल में सोने से उन्होंने बनाया था चेयर ना, कि वो पीकॉक थ्रोन लाइक थी, उसमें बादशाह बैठता था, तो उस पर सोना लगा हुआ था. तो अहमद शाह अब्दाली और तो और उस पीकॉक थ्रोन चेयर को भी लेके चले गए थे, तो कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने. तो मुग़ल सल्तनत का जवाल औरंगज़ेब के बाद शुरू हो गया था, लेकिन ये जो बीच बीच के इवेंट्स हैं ये इसको और ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे थे. Emperor took the role of a figurehead to many new empowered local rulers. If you'd like to check out my video that goes into more detail about the Mughals, then follow the link in the description below. Thanks for joining us again, Hilbert. As the Mughals weakened, the Maratha kingdom in the central west of India was carving out an empire of its own. Despite never eclipsing the Mughal Empire at its height, the Maratha Empire remained as a dominant मुग़ल power एम्पायर in छोटी हो गई, आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है. मराठा ने बगावत की, अलग अलग साउथ की तरफ देखें आप, India मराठा for another बगावत 80 है. years or so. फिर नीचे और नीचे As all of this was ब्रिटिश आ happening, रहे the East India Company began to overshadow its European competitors, devoting substantial profits to raising a private army in an effort to contend with the Maratha Empire and Bengal. By now, the East India Company benefited greatly from the country's imposing navy, which enabled it to ferry more and more men to India than its European competitors. As much as the company's military aided in its growth, it was the laissez-faire policy that won over many local rulers to their side, many of whom benefited financially from their dealings with the company and did not perceive their sovereignty to be at risk. Of all the Europeans who had established themselves in India, the British and French based in the south were now preeminent.
But under the daring Robert Clive, the British East India Company's army was able to defeat both the Bengalese and their French allies at the Battle of Plassey during the 7 Years' War, which, by the 1760s, allowed them to assert control over much of the Indian subcontinent unchecked through direct territorial possession or indirect tributary arrangements. To quote Gardner once more, by the Treaty of Paris 1763, the French forts taken by the company were returned to them, some of them having been razed to the ground. But the French never recovered, and only 6 years later, the French East India Company collapsed, although the stations remained in the possession of France. During the British advance into the Indian heartland, it encountered staunch resistance from the लेकिन Sikh बाहर से आ Empire रहे and हैं सी की रूट से जो बाहर बाउंड्रीज हैं सी की तरफ से आप देखें मैप में ये जो रेड है ये अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश आ रहा है नीचे ईयर्स मेंशन कर रहे हैं वो तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वो बाहर की जो साइड है उसको जो है वो कंट्रोल में करते आ रहे हैं the other Indian states not interested in doing business with the English. The Duke of Wellington, who would later go on to defeat Napoleon, won several victories against the estates while aiding his brother Richard Wellesley, who acted as Governor General of India. Consequently, by the turn of the 19th century, the Wellesley brothers had succeeded in leaving behind them the foundations of an empire greater even that of Akbar himself. Admiral, we have enemy ships in Sector 47. Cousin का first function on my first day अगर स्टेन लग गया तो उन दिनों में embarrassment से बचने के लिए try the new always extra long जो दे आम पैच के मुकाबले 1, 2, 3 गुना ज्यादा प्रोटेक्शन अब एक्स्ट्रा लॉन्ग ऑलवेज को 3 गुना तहफ़्फ़ुज़ से रहो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट फिल्म भले खत्म हो गई हो लेकिन मजा तो अब शुरू होगा जल्दी तो नहीं जाना ना It's a trap! As the middle of the 19th century drew closer, an Indian national consciousness began to take form, as company rule resulted in a wider array of social and economic reforms being demanded from increasingly alienated local rulers. These sentiments culminated in the Indian Rebellion of 1857, also known as the Sepoy Mutiny, which was brutally suppressed and concluded with the formal dissolution of the Mughal Empire and the transfer of power from the British East India Company to Britain itself. Power now rested in the hands of the British Crown directly. 1857 तक मुकम्मल हो गया साउथ में सिंध की क्योंकि मुग़लों की हुकूमत में मुग़लों के आखिर में सिंध वाज नॉट द पार्ट ऑफ मुग़ल और ऊपर पंजाब और सिख जहाँ थे वो भी हिस्सा नहीं थे 1831 में उन्होंने सिखों को भी कंट्रोल कर लिया रंजीत सिंह का भी दौर ख़त्म कर लिया इधर से सिंध को भी कंट्रोल कर लिया तो अफ़गानिस्तान की बाउंड्री ड्यूरेंट लाइन के साथ पूरा हिंदुस्तान कंट्रोल किया अफ़गानिस्तान पर भी 4 दफ़ा अटैक किया लेकिन उसको कॉन्कर नहीं कर पाए अफ़गानिस्तान ऐसा मुल्क है जिस पर 3 दफ़ा 3 सुपर पावर्स ने अटैक किए हैं बरतानिया ने अपनी दौर में फिर यूएसएसआर ने किया और यूएसए ने किया आपने देखा लेकिन तीनों शिकस्त खा के निकले हैं ये अभी भी वो बैठे हुए हैं और चल रहे हैं पता नहीं कैसे चल रहे हैं चलें आगे And as the 19th century continued, India's resources and the livelihoods of its people were exploited to fuel the Industrial Revolution in Britain, leading to a series of famines which shook the Indian economy to the core and left millions of Indians dead. One thing was certain. The British Empire now had millions of new subjects under its rule in India, and imperial expansion wouldn't stop there. To conclude, the political vacuum left by the Mughal Empire in the wake of repeated invasions, the failure of other Indian states, particularly the Maratha Empire, to fill that vacuum and unify India, the failure of other European powers to stop the British, Britain's military and industrial superiority, and the governing policy of the East India Company allowed Britain to take over the Indian subcontinent. अब आप इसको रेड देख रहे हैं दुनिया में ये वर्ल्ड मैप है इसमें जहाँ जहाँ रेड है ये बरतानिया का कंट्रोल है पहले करें खत्म हो गया Now back to our sponsor. Recently, Squarespace has made my life a lot easier. This website building platform offers a कोई सवाल आप पूछना चाहें
इस पे ये मैंने आपको ग्रुप में भी शेयर किया, इसको आप एक दफ़ा ख़ास तरह इस वाली वीडियो को एक दफ़ा दोबारा देखिएगा ताकि आपको सही से समझ आए। जो आपको इवेंट्स समझ आ रहे हैं, जिस इवेंट्स को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो इवेंट्स लिखें, अपने नोट्स बनाएं इस सब्जेक्ट के, जो जो आप सब्जेक्ट्स अपने ले रहे हैं। अगर आप उस पर अच्छा काम करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर सिक्योर करना चाहते हैं, तो उनके नोट्स बनाएं, डेली का काम करें, यानी आज का काम है, कल का काम है, उसको आप तरतीब में करें। अगर थोड़ा रह जाता है काम हफ्ते का, तो उसको सैटरडे संडे पर कवर करें, अगले वीक तक ना जाने दें। अपने अच्छे से नोट्स बनाएं, उसमें चीज़ें मेंशन करते जाएं, रेफरेंसेस के साथ बनाते जाएं, किताबों के रेफरेंसेस दें। इस तरह आपका मटेरियल कलेक्ट हो जाएगा। अंग्रेज़ों ने जब यहाँ कब्ज़ा किया था ना, फतेह हासिल की थी, तो उससे पहले सबसे पहले उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले उन्होंने लड़ने के लिए अपना असला जमा किया था। तो आप लोग अपना असला जमा करें, ये आपका असला है जो आप डेली लिखेंगे, जमा करेंगे, नोट्स बनाएंगे। क्योंकि उस वक्त जब टाइम आया ना आपके पास पढ़ने के लिए, अब आप चाहेंगे कि अब मैं पढ़ूं, तैयारी अच्छी करूं, चीज़ें रीड करूं, तो उस वक्त फिर आपके पास होगा नहीं। आप कहेंगे कि अब क्या करूं? अब एक बुक इंडो पाक हिस्ट्री के लिए तो 10-12 बुक्स है, वो आप देखेंगे तो आपका वहीं से बस आप कहेंगे बस छोड़ दें। इसलिए आप पूरी प्रोग्रेस को जो है ना नोट्स बनाएं उसके अपने पास और लिखें, उसको लिखने का काम करते रहें। MCQs भी इस टाइप के बनाते जाएं कि MCQs भी आते जाएं, बल्कि हाईलाइटर रखें। एक पेज आपने लिखा, जब उसको रीड करें उसमें देखें कि कौन से MCQs आ सकते हैं, उसको हाईलाइट कर लें हाईलाइटर के साथ, ताकि आपको आखिर में प्रिपरेशन में आसानी हो। ठीक है।